जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में क्लास 10th पर आधारित जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बर्मा भारत से कब अलग हुआ था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आप सभी फटाफट से नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताएंगे। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था। तो देखिए, बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बर्मा भारत से 1937 में अलग हुआ था। ये बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम है। दूसरा प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा गया है। बिल्कुल 10th पर आधारित प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए, गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है, तो याद रखिएगा सविता यानी कि सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, कलिंग सम्मान किस लिए दिया जाता है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो कलिंग सम्मान किस लिए दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय करने के कार्य हेतु दिया जाता है कलिंग सम्मान। और कलिंग सम्मान की स्थापना कब होती है, तो 1952 में। आगे देखिए, मानवीय शरीर में रक्त के लोहित अणुओं यानी कि लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका का अनुपात बताना है, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का आपको अनुपात बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो याद रखिएगा ये 600:1 के अनुपात में होता है। आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल पूछा जाता है 120 दिनों का होता है। लार ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली लार में कौन सा एंजाइम होता है। चलिए आप सभी आंसर बताइए फटाफट से। लार का पीएच मान भी पूछा जाता है, तो 6.8 होता है और ये अम्लीय प्रकृति का होता है लार। तो लार में कौन सा एंजाइम होगा, तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। आगे देखिए, बाउल कहाँ की लोक नृत्य है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। बाउल ये कहाँ की लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, डीसी के लिए नहीं। आगे देखिए, उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न को आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए, ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है वो होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट। और ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसको कहा जाता है दिश धारा यानी कि डीसी धारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है तो उसको क्या कहते हैं,
तो यहाँ पे इसका सही जवाब है प्रत्यावर्ती धारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समय अंतराल के बाद क्या करती है, अपनी दिशा भी बदल लेती है, तो ये एसी करंट होगा। खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, टेलीस्कोप। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है वर्षा को जो मापा जाता है किस यंत्र से? तो याद रखिएगा रेन गेज। रेन गेज एक यंत्र है जिससे वर्षा को मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैस का दाब। याद रखिएगा, गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। मक्के की खेती की जा सकती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए, मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जा सकती है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, खरीफ के मौसम में। और पूछा जाता है धान, तो देखिए धान जो है खरीफ की मुख्य फसल है, और गेहूं भी पूछा जाता है जो कि रबी की मुख्य फसल है। तो तीन आपको याद रखना है, मक्का, धान और गेहूं, जो कि सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, धान किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं रबी की फसल है। आगे देखिए, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? आप सभी जानते हैं, टंगस्टन का बना होता है। और बल्ब में कौन सी गैस होता है? निष्क्रिय गैस होता है, आर्गन या नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान। आगे देखिए, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति में निहित होती है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है संसद। तो संसद की बात करें तो संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, जिसमें लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? याद कर लीजिए, उपराष्ट्रपति। अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन? तो उपराष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी टाइम पर आपको डेली क्लास करने हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो 7:30 बजे की क्लास है ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। डेली शाम 7:30 बजे टॉपिक वाइज GK GS और करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, और सभी क्लास के PDF प्लस नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची के स्तूप को। अशोक कौन था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। अब देखिए, एक होता है बिंदुसार और एक है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, और बिंदुसार जो है ये कौन था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ध्यान रखना है। और अशोक ने ही सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था, और अशोक का जो 7वां अभिलेख है सबसे लंबा अभिलेख है, ध्यान रखना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा था? तो 7वां अभिलेख। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष
इन सभी में से कौन है? यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, अस्थाई अध्यक्ष। तो चलिए डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में अध्यक्ष चुना गया था अस्थाई, अस्थाई नहीं अस्थाई। और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में अध्यक्ष चुना जाता है अस्थाई। और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछा जाता है एग्जाम में किस समिति के अध्यक्ष थे? तो याद रखिएगा प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर मसौदा समिति भी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आप लोग कमेंट करके बताइए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, इसका मतलब होता है मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता था, याद रखिएगा। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोधगया में। आगे देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? याद रखिएगा जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक ए जहांगीरी, जो किस भाषा में है? तो फारसी में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबरनामा। बाद में बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया गया किसके द्वारा? तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अकबर की आत्मकथा है अकबरनामा, याद रखिएगा, जिसकी रचना की है अबुल फजल ने। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। भारत सरकार ने खाली स्थान की सहायता के लिए स्वयं सिद्ध योजना आरंभ की है। और देखिए अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो स्वयं सिद्धि योजना जो है सिर्फ महिलाओं की योजना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल महिला। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज की संस्था से है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 106, 173वां और 74वां। तो कौन सा संशोधन है जो पंचायती राज से संबंधित है? तो ये है 3। देखिए किस ऑप्शन में है? तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 3, याद रखिएगा। इसी संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पंचायती राज का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में। ये सभी ध्यान रखना है। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फुटबॉल। आगे देखिए, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। तो पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से चाय उगाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में। और एक पूछा जाता है कहवा, कहवा का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है, लेकिन चाय में असम। आगे देखिए, तबाकात ए नासरी का लेखक कौन था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। और देखिए इस प्रश्न में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं
आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है क्या, तो तबाकात ए नासिरी। आगे देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, तो हसन गंगू ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा। यहाँ पे लिख देते हैं गुलबर्गा, ये इसकी राजधानी थी। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, 1347 में। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। मिर्जा गालिब किसके समय में थे। तो मिर्जा गालिब किसके समय में थे, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, बहादुर शाह द्वितीय के समय में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो याद रखिएगा ये है मिर्जा गालिब। अब यहाँ पे अकबर की बात करें तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको नोट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहेंगे, तो अकबर। और चित्रकला का स्वर्ण काल पूछे तो जहांगीर के शासनकाल को, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को। ये 3 प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सुगौली की संधि कब हुई थी। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आगे देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए थे। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है और उसके बाद मुगल वंश की नींव डाली जाती है। दूसरा युद्ध होता है 1556 में, किसके किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मालवा। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ये अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, इसको भी ध्यान रखना है। 1892 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, बी ऑप्शन में जो है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो याद रखिएगा, इसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, भारत और पाकिस्तान। किस एक्ट के तहत, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। और जितने भी प्रश्न सही होंगे बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। देखिए, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो पास, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, तो पी यानी कि पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन याद रखिएगा, पूछा जाता है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था, कब पारित हुआ था, तो 1942 में। आप लोग कमेंट करके बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1 गैलन का मान कितना है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर बताइए, 1 गैलन का मान कितना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, 3.875 लीटर, ये 1 गैलन का मान है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना था। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो मुस्लिम लीग ने
16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना था? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। और दोस्तों 2010 से लेकर 2022 तक में CSBC द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को रात 8:30 बजे की क्लास में कवर कराया जा रहा है। तो एग्ज़ाम से पहले आप सभी जितने भी प्रश्न हैं अच्छे तरीके से कवर कर ले, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिट्स के द्वारा, याद रखिएगा। आगे देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति पूछा जाता है, अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति, याद रखिएगा। पीली क्रांति पूछा जाता है, तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से, इन सभी चीज़ से है। निम्न में भारत रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, भारत रत्न जो है 1954 से दिया जाता है। और प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा। और प्रथम महिला पूछे भारत रत्न प्राप्तकर्ता इंदिरा गांधी। और मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। तो ये 3 प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राज कपूर नहीं थे, याद रखिएगा, इन्हें नहीं दिया गया है। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति क्या कहलाती है? तो बिना मिट्टी के पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति जो है ये कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई? तो टपक सिंचाई प्रणाली ये अमेरिका देश से प्रारंभ हुआ है। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य था वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था? ये प्रश्न शानदार है, आंसर बताइए। किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा बीजापुर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बीजापुर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? सबसे पहले ध्यान रखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था ये पारित हुआ था 1856 में, याद रखिएगा। किसके समय में? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। और इन्होंने ही 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम पेंटिक ने। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1935 का एक्ट रिपोर्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। आगे देखिए, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
तो देखिए प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। अब मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति। आगे देखिए सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए।